तो चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मैंने जो अभी आपको पीडीएफ भेजा है उसमें देख लीजिए। शुरुआत कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बिल्कुल सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था कि अगर कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है तो उसके चारों तरफ का जो एरिया होता है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करा जा सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर कहीं पर कोई मैग्नेट रखी है या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर देता है। ठीक है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ये है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या है? ये जो डायग्राम बनाकर दिखा रखा है इसमें समझाता हूँ मैं आपको पूरा ज़्यादा। सिर्फ मैग्नेटिज्म होता क्या है उसकी शुरुआत बताने के लिए बता रखा है। ये ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली पेपर में पूछा नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे आप ये देखिएगा कि जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है इसमें हमने ना दो डायग्राम बना रखे हैं। इसमें दो डायग्राम बना रखे हैं और यहाँ पर ये देखा गया कि हमने ना एक मैग्नेटिक नीडल रखी है। मैग्नेटिक नीडल का क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही पॉइंट करती है। मैग्नेटिक नीडल तो ये एक पॉइंटर है और पॉइंटर पर पाइवट कर रखी है। पाइवट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को पिरो देना। ये पाइवट कर रखी है, यहाँ पर फिक्स कर रखी है कि मूव कर पाएगा। अच्छा, और इधर जो डार्क वाला पोर्शन होता है, डार्क वाला पोर्शन हमेशा इंडिकेट करता है कि नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं। तो ये देखा गया कि जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये जो पहले चुपचाप सीधी रखी हुई थी ये थोड़ा सा ना डिफ्लेक्ट होने लगी। तो मैग्नेटिक नीडल है ये एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। और दूसरा डायग्राम जो है, दूसरे डायग्राम में क्या करा तो दूसरे डायग्राम में टर्मिनल्स पलट दिए। नेगेटिव टर्मिनल पहले कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में कर दिया। तो पहले इसका डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा था, अब डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है। इससे क्या समझाने की कोशिश करी ऑर्स्टेड ने कि अगर कहीं पर किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है, अगर किसी भी वायर के थ्रू करंट जा रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, तो हमने अभी तक चैप्टर्स में देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट होता है, लेकिन उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। तो वो इस चीज़ से पता चल गया और वो भी डायरेक्शन डिपेंडेंट है कि अगर करंट ऐसे जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से निकलते हुए तो ये एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। ये नहीं पता किस डायरेक्शन में होगा, किसी एक डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो हमने जब भी उसका टर्मिनल्स अगर हमने पलट रही है, अगला वाला जो डायग्राम है उसमें देखा कि नेगेटिव टर्मिनल इधर और पॉजिटिव टर्मिनल इधर, और ये जो है ना ये जो ब्रैकेट लगाकर बीच में डॉट लगाते हैं ये स्विच है। सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच है, स्विच का सिंबल होता है। तो जब ऐसे में देखेंगे तो इधर तो करंट ऐसे जा रहा था आई, और इसमें आप जानते ही हैं कि पॉजिटिव से निकलता है करंट, नेगेटिव की तरफ जाता है। इधर करंट ऐसे जा रहा है। इस बार यही जो मैग्नेटिक नीडल है ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन ऐसे शो करेगी, उल्टी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगी मैग्नेटिक नीडल। तो ऑर्स्टेड ने ये बताया कि करंट अगर है कहीं पर तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो भी करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। करंट एक डायरेक्शन में जाएगा तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ होगा। एक अगर करंट का डायरेक्शन बदल दिया तो डिफ्लेक्शन जो है वो किसी और तरफ ऐसे होता है। ये तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था। और इसके बाद आप ये देखिएगा पेज नंबर 2 पर आ जाइए। पहला जो टॉपिक है बायट-सावर्ट लॉ। बायट-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जो शुरुआत करी थी ना वो शुरुआत करी थी कूलम्ब्स लॉ से। और कूलम्ब्स लॉ में ये बताया गया था कि जो फोर्स होता है कोई भी दो अगर चार्जेस रखे हुए हैं तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ऑब्जर्वेटरी था, इसको प्रूव नहीं करा था हमने, इसको सिर्फ बताया था
एक कूलम्ब ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी। अब बायट सावर्ट जो साइंटिस्ट है उसने क्या ऑब्जर्व करा मैग्नेटिक फील्ड को लेकर, वो सुनिएगा। कंसिडर अ करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर ऑफ अ कंडक्टर। करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर मतलब अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के केस में हम जनरली क्या करते हैं, वायर ही लेते हैं। तो उस वायर का छोटा सा लेंथ ले लिया, तो उस छोटे से लेंथ को हमने बोला डीएल वेक्टर। अच्छा, डीएल वेक्टर ऑफ अ कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई, लेट ई बी द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डी बी वेक्टर ड्यू टू द करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर इज टू बी कैलकुलेटेड। अब हम क्या कर रहे हैं, वायर सामने हमने एक वायर ली, इस तरीके से हमने एक वायर ले लिया। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कहीं पर कोई पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, मैं इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। हमने कहा कि अच्छा तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से निकालना चाहते हैं, ये करें कि इस वायर की वजह से। और इस वायर में क्या है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। अभी तक हम क्या देखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कहते थे कि अच्छा इधर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, एक दूसरा पॉइंट चार्ज रखा है, एक तीसरा रखा हुआ है, बहुत सारे रखे हुए हैं, एक या फिर एक प्लेट रखी हुई है या फिर एक वॉल्यूम रखी हुई है, वो चार्ज भरा हुआ है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। अब क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग वायर है, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब ये अपने आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आपने सुना होगा, खूब सुना होगा कि बेटा मोबाइल फ़ोन में ना ज़रा पास में रख के सोया मत करो, हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब इलेक्ट्रिक रेडिएशंस तो होंगे, साथ में मैग्नेटिक रेडिएशंस भी होंगे। तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक करंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक, तो हमने ये कहा कि जो ये पूरे वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा छोटा सा टुकड़ा ले, लेंथ का छोटा सा टुकड़ा ले, उसको हमने डीएल बोल दिया, डीएल वेक्टर। ठीक है, ये छोटा सा टुकड़ा हो गया इसका। अब हमने कहा यहाँ से निकालना है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। तो जब डिस्टेंस निकालते हैं तो किसी भी बॉडी का अगर डिस्टेंस निकाला जाता है किसी दूसरी बॉडी से, तो कहाँ से निकालते हैं, उसकी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से। फॉर एग्जांपल डाइपोल की बात करते थे, तो जो डिस्टेंस निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए या पोटेंशियल निकालने के लिए, डाइपोल के सेंटर से लेते थे। तो अगर ये डी है तो इसको भी सेंटर से लेंगे, इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, तक का डिस्टेंस, और उसको आर दिया जाता था, यहाँ पर भी आर देंगे, आर वेक्टर। अब मैंने कहा कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आपने वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर ये कहा कि ये जो डिस्टेंस वेक्टर है ये वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा बना। ठीक है, और मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, डी बी, थोड़ा आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर, डी बी वैक्टर मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से शो करा जाता है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है वो बी है, उसको बी से शो करा जाता है। ठीक, अच्छा तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये बी कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ई आ गया था, ये बी कहाँ से आ गया, तो बायट सावर्ट ने ही शुरुआत करी थी, तो बायट सावर्ट ने अपने ही नाम पर दे दिया बी। ठीक है, अपने नाम के इनिशियल्स दे दिए बी। ठीक, आगे सुनते हैं। अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड डी बी वेक्टर इज, इसने क्या क्या ऑब्जर्व करा, इसने ये ऑब्जर्व करा, पहला ऑब्जर्वेशन डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसका पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जो छोटा सा ही अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है डी बी, तो वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। पहला ऑब्जर्वेशन उसका ये। दूसरा ऑब्जर्वेशन कि जितनी बड़ी लेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी बी डी एल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, थीटा कौन सा एंगल है, जिस पॉइंट से, जिस करंट के एलिमेंट से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो डिस्टेंस वेक्टर उस वायर के साथ में एंगल कितना बना है। ठीक है, तो एंगल हमने ले लिया थीटा। अच्छा, उसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द करंट एलिमेंट। तो इसके जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उनको वैसे भी पता है
कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट रखी है ना, चुंबक अगर कोई रखी है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है। जितना जितना दूर जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड फीवर पड़ता जाता है, हल्का होता चला जाता है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होता जाएगा। इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन करने पर आया डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तीनों, ये तो न्यूमरेटर में आ जाएंगे आई डी एल साइन थीटा, और आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर अगर मैं एक इक्वलिटी साइन लगाना चाहूँ तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर ये होगी। यहाँ दे रखा है हमने पेज नंबर 3 पर कि डी बी इज इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द करंट एलिमेंट एंड द सिस्टम ऑफ लिमिट्स चूजन। करंट एलिमेंट ये होता है, ये होता करंट का छोटा सा जो लेंथ का टुकड़ा दिया है ये, ठीक। तो ये उस पर डिपेंड करेगा एक तो कि आप करंट कौन सा वायर आप कौन सा ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। किस मीडियम में उसको रखा हुआ है, हवा में रखा है, पानी में रखा है, कहाँ पर रखा है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पर म्यू नॉट जो है इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। याद करिए वहाँ पर क्या था, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी चीज़ परमिट हो सकती है, कौन सी चीज़ जा सकती है, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई उसका एक रेशो होगा, उसकी एक वैल्यू होगी। तो हम ये कहेंगे कि उसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा, और जितनी ज़्यादा होगी उतना खराब। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो परमिएबिलिटी है ये भी परमिशन के लिए ही है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन कौन सी चीज़ें ईजीली जा सकती हैं। परमिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ये भी परमिशन के लिए ही है। वो परमिटिविटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिशन के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उस एरिया में क्या क्या चीज़ें जा सकती हैं, और परमिएबिलिटी ये इस चीज़ के लिए कि उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या चीज़ें जा सकती हैं। तो जैसे वहाँ परमिटिविटी था, यहाँ पर परमिएबिलिटी आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की फिक्स वैल्यू होती है, वहाँ था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू थी 9 × 10 की पावर 9। यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, ठीक है। और यूनिट जो है इसकी वो होती है TMA की पावर -1। T फॉर टेस्ला, M फॉर मिली, A फॉर एम्पियर। टेस्ला मिली, टेस्ला पर मिली एम्पियर, ठीक। मैं इसको डिटेल में आपको बता दूँ। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा अगर हम इसको वेक्टोरिकली देखें तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अभी आप डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में पेज नंबर 2 पर देखिएगा जो डायग्राम है, डायग्राम में इधर P के बराबर में ना ऐसे एक सर्कल बनाकर वो ऐसे क्रॉस लगा होता है, ठीक है। इसका मतलब जानते हैं, इनटू द पेज, ठीक है। और अगर सर्कल बनाकर बीच में डॉट लगा दें तो उसका मतलब होता है आउट ऑफ द पेज। तो ये इनटू द पेज कैसे है, ये आपको देखिएगा कि ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर कोई वायर ऐसे है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर स्विर्ल कर रही होगी ना, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये तो ऐसे है, तो हमने कहा कि नहीं इसको आप अप्रॉक्सीमेटली वर्टिकल मान कर चाहिए। तो करंट अगर ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, अगर मैं करंट ऐसे जा रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे शो करती है वाई, ठीक है। तो इस वजह से ये क्रॉस यहाँ पर बनाया है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा ये ऐसे कर दिया डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई DL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई DL into R into sin थीटा
तो मैंने ज़बरदस्ती आर से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे आ जाएगा आर क्यूब। तो अब अगर इसको वेक्टोरिकली लिखना है तो डी बी वैक्टर इज इक्वल टू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये ए बी साइन थीटा, ये किसका होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बोलते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वो होता है ए बी कॉस थीटा, और अगर ए बी साइन थीटा लिखा है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए होता है, तो ये हो जाएगा डी ए वेक्टर कॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब ये हमारा वेक्टर हो गया। अब वेक्टर है तो वेक्टर के साथ में कोई डायरेक्शन भी लिखा जाएगा, जैसे कि एन कैप आई कैप जे कैप कुछ तो लिखा जाएगा। तो हम ये कहते हैं इसको डायरेक्शन लिखनी है, डायरेक्शन को नीचे मेंशन करते हैं। कैसे लिखेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ डी बी वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इट इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल, thus the direction of db vector is perpendicular to and into the plane of the paper, और ये प्लेन ऑफ द पेपर मतलब पेपर के अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना। वो हमने राइट हैंड स्क्रू रूल से लिख दिया, ऐसे थंब रूल बोल दीजिए या स्क्रू रूल बोल दीजिए। स्क्रू रूल जानते हैं ना किस तरह से होता है? स्क्रू रूल ऐसे होता है कि ये डी एल है, तो डी एल का डायरेक्शन क्या हो गया? ऊपर की तरफ। मैं इसको अलग से बना के दिखा रहा हूँ, इतना सा ये डी एल हो गया, ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर ऐसे हो गया। आपके मन में ये बात आनी चाहिए थी कि भाई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्यों लिखा? मैं तो आर पहले मल्टीप्लाई करूँगा, आर डी एल साइन थीटा, तो आर वेक्टर क्रॉस डी एल वेक्टर लिख सकता था। मैं डी एल क्रॉस आर वेक्टर क्यों करा? क्योंकि हम ये देख लेते हैं कि राइट हैंड, अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं तो राइट हैंड थंब रूल से हमारा जो फिंगर है, फिंगर्स कहाँ की तरफ जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर रखकर, इस पॉइंट पर रखकर, मैंने किसी चीज़ को यहाँ अलग बनाकर दिखा दिया, इस पॉइंट पर रखकर अगर मैं कोई स्क्रू रखूँ, तो कोई भी स्क्रू होता है उसको पेचकस को ऐसे घुमाते हैं स्क्रू ड्राइवर को, और जब उसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं, जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो होता क्या है? वो अंदर की तरफ जाता है। तो हमारा जो वेक्टर का डायरेक्शन वो अंदर की तरफ आ रहा है, वो हमने राइट हैंड थंब रूल से देखी है, ठीक है। अब हमने क्या करा? हमने इस जगह पर एक पेच रखा और पेच को हमने ऐसे घुमाना शुरू करा। मैं ऐसे ही क्यों घुमा रहा हूँ? बिकॉज आई एम डूइंग डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो डी एल को आर की तरफ घुमाएंगे, समझ गए? अगर मैं उल्टा करता आर वेक्टर क्रॉस डी एल वेक्टर, तो मैं आर को डी एल की तरफ ऐसे ऐसे घुमाता एंटी क्लॉकवाइज, और जब आप स्क्रू ड्राइवर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पेच बाहर की तरफ निकलता हुआ आ जाएगा, ठीक है। दुनिया का कोई भी पेज देखिए, उसको अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब वो अंदर की तरफ जाता है। तो मैं डी एल को आर की तरफ लेकर आऊँगा ऐसे, इसलिए मैंने डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखा है, समझ गए। और वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एंटी कॉम्पिटेटिव होता है, मतलब अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो डायरेक्शन ये है, अगर मैं उल्टा घुमा रहा हूँ तो एंटी मतलब डायरेक्शन उल्टा आ जाएगा। तो डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर या आर वेक्टर क्रॉस डी एल वेक्टर दोनों अलग अलग होते हैं। तो मैंने डी एल क्रॉस आर इस वजह से लिया क्योंकि मुझे पहले से ही पता चल गया था कि करंट ऐसे है और मेरी फिंगर्स अंदर जाने वाली हैं, फिंगर्स अंदर की तरफ मूव कर रही है, तो मेरे को इनटू द प्लेन ऑफ पेपर करना है, तो डी एल को आर की तरफ घुमाएंगे। और अगर करंट की डायरेक्शन नीचे होती तो ऐसे होता, हम को ऐसे लेता, और फिर फिंगर्स कैसे आती? प्लेन से, प्लेन पेपर से बाहर की तरफ निकलती हुई, बाहर निकलती हुई आती, तो मैं आर क्रॉस डी एल करता, आर क्रॉस डी एल यानी कि फिर वो बाहर आता। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अभी स्पेशल केसेस देख लीजिए। स्पेशल केसेस में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 0 0, मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप कहेंगे पॉइंट पी भी यहीं पर है, तो थीटा बनेगा ही नहीं, एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, 0 डिग्री तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, सही है। तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट के एक्सिस पर कहीं पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा जिसमें करंट जा रहा है, उसके इर्द गिर्द होगा, उसके आसपास होगा, समझ गए। अगला देखिए कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ मैक्सिमम होगा। थीटा अगर 90 डिग्री है तो आप समझ गए कि साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 बाई डी एल आर अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास। तो अब देख लीजिए, so that dB is maximum, that is the magnetic field due to a current element is maximum in a plane passing through the element and perpendicular to its axis. SI unit of magnetic field is Tesla. तो मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट है वो टेस्ला होती है, ठीक है। बस इतना करिए, बाकी जो है कल शाम को 5:30 बजे क्लास है, कल शाम को आगे कंटिन्यू कराते हैं, ठीक है।